तो हेलो दोस्तों, रैंक रूट के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज से हम लोग नए सफर को स्टार्ट कर रहे हैं। आपको इंटरफेस में नजर आ रहा है कि ये जो चैनल है आपके लिए बेस्ट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई की या फिर स्टेट की या फिर सीटेट की या फिर यूपीएससी स्टेट पीसीएस एसएससी या फिर किसी अनदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसके अंदर एनसीईआरटी एससीईआरटी से रिलेटेड सवाल आते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको प्रॉपर कंसेप्ट के साथ पूरी चीजें समझाई जाएंगी और उस पूरी चीजों के अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चंस हैं वो भी कराए जाएंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का जो साइंस है एनसीईआरटी का, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के क्लास 8 की साइंस की मैं बात करूं तो उसके अंदर आपके सामने पूरा इसका सिलेबस दिया हुआ है, जिसके अंदर आज हम लोग पहले यूनिट को स्टार्ट करेंगे, यानी जो हमारा पहला चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी इन चीजों को देखें और इनका फायदा उठा सके, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने टोटल आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स दिए गए हैं। टोटल 18 चैप्टर्स हमें इस यूनिट के अंदर डिस्कस करने हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं पहला चैप्टर आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन है। दूसरा आपका चैप्टर है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। अगला है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। उसके बाद आपका है पदार्थ, जिसमें कि धातु और अधातु हम डिस्कस करेंगे। कोयला और पेट्रोलियम, दहन और ज्वाला, पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, जंतुओं में जनन, किशोरावस्था की ओर, बल तथा दाब, घर्षण, ध्वनि, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, प्रकाश, तारे एवं सौर परिवार और वायु तथा जल का प्रदूषण। तो ये आपके क्या है, पूरे चैप्टर्स हैं। आज हम लोग हमारे पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बिना किसी इंतजार के। आप लोग को डायरेक्टली मैं कंटेंट पे लेके चल रहा हूँ। जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है उन सारी चीजों को आपको लिखते जाना है, नोट्स को प्रिपेयर करते जाना है, क्योंकि नोट्स ही आपके लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उनको आपको अच्छी तरीके से लिखना है, ओके। और कोई दिक्कत परेशानी होती है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप, हमारा जो चैनल है आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आप मुझसे कांटेक्ट करके जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फसल होता क्या है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि एक ही प्रकार के पौधों को जब एक बड़े पैमाने पर किसी खेत में उगाया जाता है, यानी मान लीजिए कि अगर एक ही टाइप का जो पौधा होता है, अगर किसी बड़े एरिया में हम किसी खेत में उगाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फसल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका हो गया गेहूं, धान, मक्का, चना, सरसों इत्यादि। ये सारे क्या है, फसल के आपके क्या है, उदाहरण है। क्योंकि आपको पता है कि गेहूं एक बड़े से एरिया में लगाया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि एक गमले के अंदर हम एक गेहूं का बीज रख देंगे, ऐसा तो हम नहीं करते। धान, उसी तरीके से मक्का, चना, सरसों इत्यादि। अब यहाँ पे फसल तो हमने डिफाइन कर लिया कि भाई फसल होता क्या है, लेकिन फसलों के प्रकार को भी जानना जरूरी है ना, कि आखिर फसल कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि फसलों में भारत में फसलें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, यानी इंडिया के अंदर दो प्रकार की फसल मेनली उगाई जाती है। पहला आपका फसल होता है खरीफ फसल और दूसरा होता है रबी फसल। तो खरीफ फसल के बोने का जो समय होता है, यानी जून से जुलाई के बीच में जो है वो खरीफ फसल बोए जाते हैं। और खरीफ फसल के कटाई का समय क्या होता है, सितंबर से अक्टूबर। यानी सितंबर अक्टूबर अक्टूबर के बीच में हम क्या करते हैं, खरीफ फसल को काट लेते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा है अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी जो खरीफ फसल होता है, खरीफ फसल को अत्यधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, यानी वर्षा की आवश्यकता होती है। तो खरीफ फसल के अंदर आपका धान आएगा, क्योंकि धान को आपको पता है कि धान की खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का होना जरूरी है। मक्का, उसके लिए भी पानी की जरूरत है। कपास, बाजरा, ये सारे जो फसल हैं वो खरीफ फसल के अंदर आते हैं, ठीक है ना। अगर एग्जामिनेशन में आ गया कि धान किस प्रकार का फसल है तो आपको खरीफ फसल क्या करना है, टिक आउट करना है, ठीक है ना। क्लियर हुआ, आगे बढ़े हम लोग, चलिए। अब यहाँ पे आपका है रबी फसल। तो रबी फसल के बोने का जो समय है वो अक्टूबर से नवंबर है, यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच में क्या बोए जाते हैं, जो रबी की फसल है वो अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपके सामने जो सितंबर अक्टूबर में हमने जब खरीफ फसल काटा, जस्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, रबी फसल की जो बुआई है वो करेंगे, यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है। तो इसके काटने का जो समय होगा वो मार्च से अप्रैल होगा, यानी अभी मार्च से अप्रैल आने वाला है तो हम इसको काटेंगे। तो हमने क्या बोया है, हमने गेहूं बोया है, तो हम गेहूं को काटेंगे। चना, मटर, ये सारी चीजें क्या होंगी, मार्च अप्रैल के दरमियान काटी जाएंगी। और इसके लिए अगर वर्षा कम भी होता है तो काम हो जाता है, ठीक है। यानी कम वर्षा की आवश्यकता होती है इसके लिए,
ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि खरीफ फसल क्या होते हैं, रबी फसल क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि फसल उत्पादन की प्रमुख क्रियाएँ क्या हैं? यानी कौन-कौन सी ऐसी क्रियाएँ हैं जो फसल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? तो कुछ निम्नलिखित आपके सामने क्रियाएँ हैं। पहले हम देख लेते हैं कि फसल उगाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कृषि क्रिया कहते हैं। यानी कृषि कार्य क्या होता है? जो लोग कृषि का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कृषि कार्य कहलाता है। वही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब ये जो कृषि है, ऐसा थोड़ी है कि हम डायरेक्टली बीज को खेत में ले जाकर डाल देते हैं, ऐसा तो नहीं करते। हमें उसके लिए कुछ अलग-अलग स्टेप्स जो हैं, वो खेतों के अंदर परफ़ॉर्म करना पड़ता है, तब तो हम किसी भी फसल को उगा पाते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है, वो होता है मिट्टी को तैयार करना। यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जुताई करते हैं खेतों की, यानी प्लगिंग करते हैं। यानी मिट्टी को ढीला करने की जो प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। यानी जो भी मिट्टी है, मिट्टी जो कह सकते हैं कि कठोर अवस्था में होता है, तो उसको हम लोग थोड़ा-सा ढीला करते हैं। तो जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। अब जुताई करने के लाभ क्या हैं? क्योंकि मान लीजिए कोई भी हम काम करते हैं, तो उसके लाभ और हानि भी तो होंगे। तो लाभ क्या है? जड़ों को बढ़ने में सहायता मिलती है इससे, हवा और पानी का संचार बराबर होता है और सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं यहाँ पे, ठीक है? अगर हम उपकरण की बात करें तो हल से हम लोग क्या कर सकते हैं? जुताई कर सकते हैं, कुदाल से कर सकते हैं, ट्रैक्टर से कर सकते हैं। क्लियर? जुताई हमने कर लिया। अब जुताई करने के बाद हम लोग समतलीकरण करेंगे, यानी उस हमारा जो ज़मीन है, जो खेत है, उसका लेवलिंग करेंगे। यानी खेत की मिट्टी को समतल करना समतलीकरण क्या होता है? कहलाता है, ठीक है? लाभ क्या होता है इससे? पानी जो होगा वो समान वितरण होगा। कहने का मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कि हम चीज़ों को बराबर नहीं करते हैं, तो एक जगह पर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक जगह पे पानी की कमी हो जाएगी। तो इससे फसल कहीं न कहीं खराब होगा अगर हम उसके अंदर फसल उगाएँगे तो। तो पानी क्या होगा? समान मात्रा में सारे जो ज़मीन है उन तक पहुँच जाएगा, ठीक है? बीजों का जो है वो समान रूप से इसके अंदर बोया जाएगा। अगर ऊबड़-खाबड़ ज़मीन नहीं रहेगा, एक समतल रहेगा, तो बीजों को एक समान रूप में हम क्या कर सकते हैं? बो सकते हैं, ठीक है? दूसरा हमारा है बीजों का चयन एवं बुआई। मान लीजिए कि हमने खेत तो तैयार कर लिया, अब हम बीज को क्या करेंगे? चुनेंगे। यानी कौन-सा बीज हमारे लिए बेहतर है, ठीक है? यानी अच्छे बीजों की विशेषता ये है कि वो स्वस्थ और साफ होते हैं, रोग से मुक्त होते हैं और अधिक उपज देने वाले होते हैं। ये आपके क्या है? अच्छे बीजों के उदाहरण हैं। तो हमने बीज ले लिया, अब हम क्या करेंगे? बीजों की बुआई करेंगे। तो बुआई करने के लिए हम क्या करेंगे? हाथ से बीज छिड़केंगे, उसके बाद बीज ड्रिल मशीन द्वारा, देखिए हाथ से भी हम बीजों को छिड़कते हैं, मशीनों के द्वारा भी बीज को छिड़कते हैं। मशीन द्वारा अगर हम छिड़कते हैं तो उसका फायदा ये होगा कि वो सही गहराई में, यानी जमीन की जो गहराई है, उसके गहराई में सही तरीके से पहुंचेगा। बीजों के बीच उचित दूरी बनी रहेगी। साथ ही साथ बीज जो होगा, वो छोटे जो आपके पंछी होते हैं, जो चिड़िया होती हैं, उनसे क्या होगा? बचा रहेगा, है कि नहीं? पंछियों से बचा रहेगा। अब यहाँ पे तीसरा है खाद एवं उर्वरक, यानी मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। तो खाद, मैन्यूर क्या होते हैं? जो प्राकृतिक पदार्थों से बनी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? खाद बोलते हैं। जैसे कि आपका गोबर का खाद ज्यादातर यूज होता है, कंपोस्ट यूज होता है कि नहीं? लाभ इसका क्या है? लाभ इसका यह है कि मिट्टी की जो उर्वरता है, वो ये क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है? यानी मिट्टी की उर्वरता क्या करता है? ये बढ़ाता है, पर्यावरण के अनुकूल रहता है। अब फर्टिलाइजर की हम बात करें तो ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे उदाहरण आपका यूरिया हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटास हो गया, एनपीके हो गया। अगर हम मान लीजिए कि जो फर्टिलाइजर है, इसको बहुत अधिक मात्रा में हम अपने खेत में यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो मिट्टी होगी वो खराब होगी। ये भी आपका एक नेगेटिव पॉइंट है इसका। अब यहाँ पे हमने क्या किया? खाद उर्वरक का उपयोग कर लिया। अब हम सिंचाई करेंगे, इरिगेशन करेंगे। तो फसलों को समय समय पर पानी देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। यानी फसलों तक जो पानी हम पहुंचाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंचाई बोलते हैं, ठीक है? अब सिंचाई हम लोग कैसे करते हैं? कौन कौन से ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे सिंचाई किया जाता है? तो कुएं के पानी का यूज करके हम सिंचाई करते हैं, नहरों के पानी को यूज करके हम सिंचाई करते हैं, तालाबों के पानी का यूज करके हम सिंचाई करते हैं, और ट्यूबवेल जो होते हैं उनके यूज करके भी हम क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं, ठीक है? अगला हमारा है आधुनिक विधियां, यानी एक मॉडर्न विधि क्या है? पहला है आपका छिड़काव विधि, यानी स्प्रिंकलर विधि होता है, और दूसरा होता है ड्रिप, जो आपका विधि होता है वो होता है। ड्रिप विधि में क्या होता है? जो पानी होता है आपका, वो फसलों तक बूंद बूंद करके पहुंचता है, ठीक है? तो हमने सिंचाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे? निराई गुड़ाई करेंगे, यानी वेल्डिंग करेंगे। तो वेल्डिंग में खरपतवार होते हैं, वेट्स होते हैं, यानी फसल के अलावा जो भी आपके अननेसेसरी पौधे उग जाते हैं, अनचाहे पौधे जिन्हें हम नहीं चाहते, वही आपके क्या होते हैं? खरपतवार होते हैं। और उनको हटाने के लिए अभी चीजें जरूरी है। हटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पोषक तत्व जो होते हैं उनको छीन लेता है, रोग इससे क्या होता है? फैलता है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस है उर्वरक और खाद के बीच में।
देख सकते हैं आप लोग, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है और खाद क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशोषित के विघटन से प्राप्त होता है। यानी जो भी गोबर होता है या फिर पौधों के जो आपके अवशेष होते हैं, उनके विघटन होने से क्या होता है, हमें खाद मिलता है। ठीक है। उर्वरक की बात करें तो उर्वरक का उत्पादन जो है वो फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद का उत्पादन खेतों में ही हो जाता है। उर्वरक से मिट्टी के को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, यानी काफी अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से क्या होता है, कम होता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हमारा टर्म है खरपतवार और हटाने के तरीके। तो खरपतवार हम कैसे हटा सकते हैं, तो खरपतवार हम लोग हाथ से खुरपी की सहायता से हम हटा सकते हैं। रसायन जो आपका खरपतवार नाशी आता है, यानी जो भी अलग अलग केमिकल्स आते हैं उनका छिड़काव करने के भी हम क्या करते हैं, उनको हटाते हैं। जैसे कि आपका 2 हो गया या फिर 4D हो गया, 2D हो गया। तो हमने क्या किया, खरपतवार हटा लिया, फसल हमारा तैयार हो गया। तो फसल की हम लोग क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, कटाई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे पकी हुई फसल को काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कटाई कहलाती है। और कटाई के लिए हम लोग हंसिया या फिर हार्वेस्टर का यूज करते हैं। यूपी बिहार से अगर जो लोग बिलोंग करते हैं उन्होंने एक टर्म हंसुआ का यूज किया होगा, है कि नहीं। भंडारण आपका क्या होता है, स्टोरेज। तो अनाज को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, भंडारण कहलाती है। भंडारण के तरीके क्या है, गोदाम है, यानी बड़े बड़े गोदाम जो होते हैं उनके अंदर हम अनाजों को रखते हैं। साइलो भी एक जगह होता है जहाँ पे काफी बड़े मात्रा में जो अनाज होते हैं उनको रखा जाता है। कोल्ड स्टोरेज आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे मेनली आलू वगैरह रखे जाते हैं। नुकसान के कारण क्या है, आपके नमी, ये इसके फसल के नुकसान होने के कारण है। कीड़े मकोड़े हैं, चूहे हैं, जिनकी वजह से फसल नुकसान हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे आता है फसलों का सुरक्षा, यानी क्रॉप प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। कीट और रोग, यानी फसल को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। यानी जो भी आपके कीड़े और मकोड़े होते हैं और जो भी रोग होता है फसलों के अंदर, वो फसलों को कहीं ना कहीं क्या करता है, हानि पहुंचाता है। तो सुरक्षा के उपाय क्या है हमारे लिए, तो कीटनाशक दवाइयां, यानी जो भी दवाइयां हैं कीटनाशक, उन दवाइयों का हमें यूज करना है। उचित भंडारण करना और साफ सफाई रखना। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यूनिट नंबर 1 हमारा जो था उसको हमने कंप्लीट किया। अब कुछ पॉइंट है जो कि आपको याद होने चाहिए, जैसे फसल, एक ही प्रकार के जो पौधों के समूह होते हैं उन्हें हम लोग फसल कहते हैं। खरपतवार जो आपके अवांछित पौधे होते हैं वो खरपतवार कहलाते हैं। सिंचाई क्या है, पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। उर्वरक क्या है आपका, रासायनिक पोषक तत्व क्या होते हैं, उर्वरक होते हैं। कटाई क्या है आपका, फसल का काटने का जो प्रक्रिया होता है वो कटाई कहलाता है। ठीक है। तो ये तो आपके हो गए हमारे पूरे यूनिट के क्वेश्चन, सॉरी पूरे यूनिट का एक्सप्लेनेशन। ठीक है। अब हम इसी के अंदर हमारे एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से इसके एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे, क्या हमारा प्रोसीजर होगा। ओके, तो देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड, आपके सामने एमसीक्यू क्वेश्चन आपके इंटरफेस में नजर आ रहा है। आंसर भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो, आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देख लीजिए। वही क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी टॉपिक के माध्यम से डिस्कस किया है। मिट्टी जो है खेत की, उसको समतल करने की प्रक्रिया आपका समतलीकरण कहलाता है। निम्न में से किस उपकरण से जुताई की जाती है, तो आपको पता है कि जो हल होता है उसके मदद से जुताई की जाती है। अच्छे बीजों की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो जो आपका जल परीक्षण है वो किया जाता है, जिससे कि जल के में हमें पता चल जाता है कि अगर कोई बीज खराब है तो वो ऊपर आ जाता है, अगर अच्छा है तो वो तल में बैठ जाता है जाके। ठीक है। अब यहाँ पे अगला हमारा कि जो बीज पानी में तैरते हैं वो होते हैं, कैसे होते हैं, वो आपके खराब होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीज ड्रिल का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने डेफिनेशन में अभी बताया कि वो अच्छी गहराई तक क्या होता है, पहुंच जाता है। ठीक है ना, बीज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जाता है किसके द्वारा, खाद उर्वरक, बिल्कुल खाद व उर्वरक से आपका ये पूरा किया जाता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जैविक खाद है, जैविक खाद कौन सा है आपका, बिल्कुल सही, आपका जो कंपोस्ट है वही जैविक खाद है, क्योंकि बाकी सारे क्या है आपके, बाकी सारे आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं आर्टिफिशियली तैयार किए जाते हैं। जैविक खाद तो आपका कंपोस्ट ही है। अगला हमारा है कि उर्वरक का जो आपका उर्वरक होता है उसका अधिक उपयोग क्या करता है। हमने अभी डिस्कस किया था कि अधिक मात्रा में अगर हम खेत में उर्वरक का यूज करेंगे, फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, तो हमारे मिट्टी को कहीं ना कहीं क्या होगा, नुकसान होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सिंचाई का पारंपरिक स्रोत है, तो आपको पता है कि जो नहर है वही सिंचाई का पारंपरिक स्रोत है, जो कि परंपरागत जो है वो चला आ रहा है। ठीक है। पानी की बचत करने वाली सिंचाई विधि क्या होती है, जो ड्रिप होती है, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था कि जो पानी होता है आपका बूंद बूंद करके पहुंचता है फसलों तक, तो ड्रिप जो होता है
वो आपका पानी बचत करने वाली सिंचाई विधि है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निराई गुड़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ निराई गुड़ाई। ठीक है, तो जो खरपतवार होते हैं उन्हीं को हटाने के लिए हम निराई गुड़ाई का यूज करते हैं, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खरपतवार हटाने के लिए प्रयुक्त औजार, यानी कौन सा औजार है जो खरपतवार हटाने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। तो जो आपका खुरपी है, खुरपी ज्यादातर यूज होता है। अगला हमारा है 2D 4D क्या है, मैंने अभी बताया जो कीटनाशक है वो क्या, सॉरी खरपतवार नाशी क्या है, आपका 2D और 4D होता है। ठीक है, जिससे कि जो भी आपके खरपतवार होते हैं उनको खत्म किया जाता है उनके छिड़काव से। पकी हुई फसल को काटने की प्रक्रिया कटाई कहलाती है, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि नहीं। बड़े खेतों में कटाई के लिए क्या प्रयोग होता है, हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं हम लोग। अनाज का भंडारण सबसे पहले किया जाता है, क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, यानी भंडारण से पहले हम लोग क्या करते हैं, सुखाते हैं अनाज को, तब जाके हम भंडारण करते हैं उसका। भंडारण में अनाज को नुकसान पहुंचाने वाला कारक कौन है, जो नमी होता है वही उसका नुकसान का कारण बनता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका रहा है साइलो का उपयोग किया जाता है अनाज के भंडारण के लिए, मैंने डेफिनेशन में ही बताया है आपको। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका है कि फसल सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो जो आपका कीटनाशक होता है उसका हम यूज करते हैं किसके लिए, फसल की सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है, तो मैंने बताया था डेफिनेशन में, धान क्या होता है, खरीफ होता है, और इसको अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, पानी की जरूरत होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चंस को मैंने करा दिया। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चीजों को फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करिए। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।